आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। तारीख है 3 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर 2025। ये है डेली लर्निंग डोज आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। मामला जुड़ा है डिजिटल अरेस्ट घोटालों से। जी। कोर्ट ने अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है और इस एक फैसले ने मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो अधिकारों का संतुलन है, जैसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, उस पर एक नई बहस छेड़ दी है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी के लिहाज से कह सकते हैं सोने की खान जैसा है। अच्छा। जी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, जुडिशरी की भूमिका, और फिर जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, ये सब कुछ इसमें शामिल है। एक परफेक्ट केस स्टडी है ये। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट को अचानक से इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा? ऐसा क्या हो गया था? देखिए, ये कोई सामान्य केस नहीं है जहां किसी ने याचिका दायर की हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो, हाँ। इसका मतलब है कि कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया बिना किसी के अर्जी दिए। एग्जैक्टली। कोर्ट ने अखबारों में आ रही खबरों और इस स्कैम की जो गंभीरता है उसको देखते हुए इसे खुद संज्ञान में लिया। उन्होंने स्थिति को एक्सट्रीमली सीरियस यानी अत्यंत गंभीर बताया। कोर्ट का मानना था कि ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुई ठगी नहीं है, ये देश की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिस्टम पर एक संगठित हमला है, और इसीलिए उन्होंने देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को एक देशव्यापी नेशन वाइड जांच का आदेश दिया। लेकिन सीबीआई तो जांच करती ही रहती है, इसमें इतना बड़ा या असाधारण क्या है? इसमें सबसे असाधारण और कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट वाला बिंदु ये है, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि सभी राज्य और यूनियन टेरिटोरीज इस जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। सभी राज्य? सभी, और इसमें वो राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस विशेष जांच के लिए सभी को बिना किसी आनाकानी के सीबीआई को अनुमति देनी ही होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, ये जनरल कंसेंट वाला मामला थोड़ा पेचीदा लगता है, इस पर वापस आएंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? नाम सुनने में तो किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। और ये काम भी उसी तरह करता है। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। सोचिए, कोई अपने घर में आराम से बैठा है और उसके फोन पर स्काइप या व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आता है। ओके। स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखता है जो बहुत ही रौबदार तरीके से बात कर रहा है, जिसके पीछे आपको पुलिस या किसी सरकारी दफ्तर जैसा बैकग्राउंड दिखेगा। वो खुद को सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या किसी बड़ी पुलिस एजेंसी का आला अधिकारी बताएगा। मतलब पूरा माहौल बनाया जाता है। पूरा माहौल। फिर वो आपको डराएगा कि आपका नाम एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग केस में सामने आया है। वो शायद आपको कोई फर्जी एफआईआर या वारंट भी स्क्रीन पर दिखाएगा, और फिर वो कहेगा आपको तत्काल प्रभाव से वर्चुअली गिरफ्तार किया जाता है। वर्चुअली गिरफ्तार? जी, इसका मतलब आपकी वर्चुअल कस्टडी हो गई है। एक मिनट, मतलब आप है तो अपने घर पर ही, लेकिन आपको ये महसूस कराया जाएगा कि आप उनकी हिरासत में हैं। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली। यही स्कैम का सबसे खतरनाक पहलू है। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का खेल है। वे आपको फोन पर ही रहने के लिए मजबूर करेंगे, कहेंगे कि अगर कॉल काटी तो असली पुलिस की टीम आपके घर पहुंच जाएगी, आपको किसी और से बात करने की इजाजत नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं और सिर्फ उनकी आवाज सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर घंटों तक मानसिक रूप से तोड़ने के बाद पैसों की मांग होती होगी। हाँ, वो एक रास्ता सुझाएंगे, कहेंगे कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अगर आप जांच में सहयोग करते हैं और अपना नाम क्लियर करवाना चाहते हैं तो आपको अपने सभी बैंक खातों को वेरीफाई करवाना होगा। और वेरिफिकेशन के नाम पर? वेरिफिकेशन के नाम पर वो आपसे एक बड़ी रकम उनके बताए गए किसी खाते में ट्रांसफर करने को कहेंगे। डर और घबराहट में एक आम इंसान ये सोचकर पैसे ट्रांसफर कर देता है कि उसकी इज्जत और जान बच जाएगी, और बस जीवन भर की कमाई चली जाती है। ये तो बहुत ही भयानक है। लेकिन मेरा सवाल वही है, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है,
यानी राज्यों का विषय, तो फिर इसमें सीबीआई और राज्यों की सहमति का पेंच कहां से आया? यहीं पर इस पूरे मामले का कॉन्स्टिट्यूशनल क्रक्स छिपा है। देखिए, सीबीआई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। अच्छा। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एक कानून के तहत काम करती है। उस कानून का नाम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसे दिमाग में बैठा लीजिए, डीएसपीए एक्ट 1946। डीएसपीए एक्ट 1946। और इस कानून में ऐसा क्या है जो सीबीआई के हाथ बांध देता है? इस एक्ट का सेक्शन 6। ये सेक्शन कहता है कि सीबीआई, जो कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल विंग के तौर पर शुरू हुई थी, उसे दिल्ली के बाहर किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की पूर्व सहमति यानी कंसेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये कंसेंट कितने तरह का होता है? ये सहमति 2 तरह की होती है। पहली है जनरल कंसेंट। ये एक तरह का ओपन इन्विटेशन या स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब एक स्थायी आदेश। हाँ, इसमें राज्य सरकार एक बार में ही सीबीआई को अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए एक सामान्य सहमति दे देती है। इससे सीबीआई को हर केस के लिए बार-बार परमिशन नहीं लेनी पड़ती। और अगर ये जनरल कंसेंट ना हो तो फिर आती है दूसरी तरह की सहमति, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक कंसेंट। अगर किसी राज्य ने जनरल कंसेंट नहीं दी है या वापस ले ली है, तो सीबीआई को उस राज्य में घुसने वाले हर एक मामले के लिए केस बाय केस बेसिस पर राज्य सरकार से अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। और एक लंबी और अक्सर राजनीतिक प्रक्रिया बन जाती होगी। बिल्कुल। और हाल के सालों में तो कई राज्यों ने ये जनरल कंसेंट वापस ले ली है ना? जी। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, मिजोरम जैसे कई विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्या ये राज्यों का डर जायज नहीं है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां केंद्र सरकार पर सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। तो क्या उनका जनरल कंसेंट वापस लेना अपनी स्वायत्तता बचाने का एक तरीका नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही फेडरलिज्म की बहस का केंद्र है। राज्यों का डर पूरी तरह से निराधार नहीं है। केज्ड पैरट यानी पिंजरे में बंद तोता जैसी टिप्पणी खुद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए की थी। सही बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखिए। जब आप जनरल कंसेंट वापस लेते हैं तो आप सिर्फ राजनीतिक मामलों की जांच नहीं रोकते, आप डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर संगठित अपराधों की जांच में भी बाधा डालते हैं। मतलब एक राजनीतिक लड़ाई में आम जनता की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। प्रिसाइसली। डिजिटल अरेस्ट जैसा अपराध किसी एक राज्य की सीमा में बंधा नहीं है। इसके स्कैमस्टर्स शायद झारखंड के जामताड़ा में बैठे हों, पैसा मुंबई के किसी खाते में जा रहा हो और पीड़ित चेन्नई में हो। अब बताइए, अकेले चेन्नई की पुलिस इस पैन इंडिया नेटवर्क की जांच कैसे करेगी? इसी गतिरोध, इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी जरूरत को बाईपास कैसे किया? अगर डीएसपी एक्ट का सेक्शन 6 कहता है कि सहमति जरूरी है, तो कोर्ट उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है? कोर्ट ने इसे नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि अपनी एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है, जो उसे संविधान के आर्टिकल 142 से मिलता है। 142। आर्टिकल 142, ये तो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है ना, पूर्ण न्याय वाली। बिल्कुल, कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति। इसे ऐसे समझिए कि जब सामान्य कानून के रास्ते बंद हो जाते हैं या न्याय में देरी होती है, तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी तरह का आदेश देने की ताकत देता है। मतलब ये एक तरह की ओवरराइडिंग पावर है। हाँ, ये एक असाधारण शक्ति है जिसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाता है। कोर्ट का तर्क ये है कि डिजिटल अरेस्ट कोई स्थानीय अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित सीमा पार क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क है। सही। राज्यों के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए डीएसपी एक्ट के सेक्शन 6 की शर्त को इस विशेष मामले के लिए सस्पेंड कर दिया और सभी राज्यों को कंसेंट देने का निर्देश दिया। ये जुडिशियल फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या बैंकों या टेलीकॉम कंपनियों पर भी कोई जिम्मेदारी डाली गई है? हाँ, कोर्ट ने इस समस्या की जड़ पर हमला किया है। पहला, कोर्ट ने सीबीआई को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। अब सीबीआई अपराध में इस्तेमाल हुए बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए फॉर्मल एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करेगी। बिना एफआईआर के? जी। जैसे ही किसी खाते पर शक होगा, उसे तुरंत फ्रीज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपराधी
पलक झपकते ही पैसा 10 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। तो ये म्यूल अकाउंट्स मतलब एक तरह से बेनामी खाते हो गए, जिनका मालिक कोई और होता है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है सिर्फ पैसे घुमाने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वो खाते होते हैं जो गरीब या लालची लोगों के डॉक्यूमेंट्स पर खोले जाते हैं और अपराधी इन्हें कमीशन देकर इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भी फटकार लगाई है। आरबीआई को? हाँ, कोर्ट ने पूछा कि बैंकों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित इतने महंगे फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, फिर भी ये हजारों म्यूल अकाउंट्स को पकड़ने में क्यों नाकाम रहे। कोर्ट ने यहां तक कहा कि लगता है कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मचारी भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। ये तो बैंकों की बात हुई, लेकिन ये फ्रॉड तो सिम कार्ड से शुरू होता है। क्या इन टेलीकॉम कंपनियों की कोई जवाबदेही तय की गई है? जरूर। कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी को भी निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है कि सिम कार्ड्स के बल्क इशुएंस और मिसयूज को रोकने के लिए एक ठोस प्रस्ताव बनाकर पेश करें। आज एक ही पहचान पत्र पर कई सिम कार्ड्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं और अपराधी हर नए शिकार के लिए एक नया सिम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। कोर्ट इस पर भी लगाम लगाना चाहता है। तो इस पूरे फैसले का भविष्य में क्या असर देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में तो सीबीआई देश भर की सभी एफआईआर्स को कंसोलिडेट करेगी, एक बड़ी जांच शुरू होगी और हजारों म्यूल अकाउंट्स फ्रीज होंगे। मीडियम टर्म में हमें केंद्र और कुछ राज्यों के बीच इस मुद्दे पर टकराव देखने को मिल सकता है, जो कह सकते हैं कि ये उनके अधिकार क्षेत्र का हनन है। जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में और यूपीएससी मेंस के लिए सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि ये फैसला भारत में एक फेडरल क्राइम स्टैट्यूट या एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मांग को और ज्यादा मजबूत करता है। मलिमत कमेटी ने भी सालों पहले ऐसी एक एजेंसी बनाने की सिफारिश की थी, ताकि ऐसे पैन इंडिया और क्रॉस बॉर्डर अपराधों से निपटने के लिए हमारे पास एक स्थायी कानूनी ढांचा हो। बिल्कुल, और हमें हर बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का इंतजार न करना पड़े। बात यह है कि यही संतुलन की बहस अब अर्थव्यवस्था के मैदान में भी छिड़ गई है, जहां सिन गुड्स यानी टोबैको और पान मसाला पर टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। ये मामला फिस्कल फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी है। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में रिसोर्स मोबिलाइजेशन और जीएस पेपर 2 हेल्थ दोनों के लिए क्रूशियल है। तो हो क्या रहा है? सरकार ऐसा कौन सा नया बिल ला रही है जिससे इतना बड़ा बदलाव आने वाला है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2 नए बिल पेश किए हैं। पहला है द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और दूसरा है द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इन दोनों का एक ही बड़ा मकसद है, ये सुनिश्चित करना कि मार्च 2026 में जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के समाप्त होने के बाद टोबैको और पान मसाला जैसी चीजों पर टैक्स का बोझ कम न हो जाए। ओके, ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, इसकी कहानी क्या है? मुझे याद है 2017 में जब जीएसटी आया था तब इसका बहुत जिक्र था। हाँ, इसकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया तो राज्यों को डर था कि उन्हें रेवेन्यू का नुकसान होगा, क्योंकि उनके कई टैक्स जीएसटी में समाहित हो गए थे। बिल्कुल। तो केंद्र ने राज्यों को एक गारंटी दी कि अगले 5 साल तक यानी 2022 तक उनके रेवेन्यू में 14% की सालाना बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी और अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई एक खास सेस लगाकर की जाएगी। इसी का नाम था जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। तो ये तो 2022 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, फिर मार्च 2026 तक कैसे खिंच गया? यहीं पर कोविड-19 का ट्विस्ट आता है। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था ठप हो गई और राज्यों का जीएसटी कलेक्शन बुरी तरह गिर गया, लेकिन कॉम्पेंसेशन की गारंटी तो थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बाजार से भारी कर्ज लिया और राज्यों को दिया। सही पकड़ा। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए इस सेस को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब जब वो कर्ज चुक जाएगा तो इस सेस को जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचेगा। और अगर सरकार कोई नया टैक्स नहीं लाती तो क्या होता? टोबैको और पान मसाला सस्ते हो जाते, बहुत ज्यादा सस्ते, क्योंकि इन डीमेरिट गुड्स पर अभी 28% जीएसटी लगता है और उसके ऊपर बहुत भारी कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। अगर सेस हट जाता तो ये चीजें अचानक सस्ती हो जाती, जिससे सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान होता और पब्लिक हेल्थ के लिहाज से भी ये एक आपदा होती। बिल्कुल, समझ गई। तो अब आते हैं इन नए बिल्स पर। पहले बात करते हैं इस अनोखे नाम वाले बिल की, द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इसमें क्या खास है? ये बिल अपने आप में बहुत अनोखा है। इसके नाम से ही जाहिर है
कि इससे जमा हुए पैसे को दो खास मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च। लेकिन इसका सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इसका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? अब तक टैक्स इस बात पर लगता था कि एक कंपनी ने कितने पाउच या सिगरेट का उत्पादन किया, यानी प्रोडक्शन वॉल्यूम पर। लेकिन पान मसाला और टोबैको सेक्टर टैक्स चोरी के लिए कुख्यात है। वो अपना प्रोडक्शन कम दिखाते थे। हाँ, कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम दिखाकर भारी टैक्स बचाती थी। अब सरकार ने कहा है, हमें इससे मतलब नहीं कि आपने कितने पाउच बनाए, हम इस बात पर टैक्स लगाएंगे कि आपकी मशीन की बनाने की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है। अरे वाह, मतलब मशीन की स्पीड के हिसाब से टैक्स लगेगा, चाहे वो चले या बंद पड़ी रहे। बिल्कुल। सरकार उत्पादन को डीम्ड प्रोडक्शन यानी मान लिया गया उत्पादन मानकर टैक्स लगाएगी। उदाहरण के लिए, अगर एक पान मसाला बनाने वाली मशीन 500 पाउच प्रति मिनट बना सकती है, तो उस पर रिटेल प्राइस के आधार पर 1 करोड़ रुपए से लेकर 8.49 करोड़ रुपए तक का मासिक सेस लग सकता है। भले ही फैक्ट्री मालिक कहे कि उसने मशीन चलाई ही नहीं। जी, इससे टैक्स चोरी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। ये तो टैक्स चोरों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और दूसरा बिल, द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, उसका क्या रोल है? उसका रोल भी इसी कहानी को पूरा करता है। देखिए, जब जीएसटी आया था तो टोबैको प्रोडक्ट्स पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी बहुत कम कर दी गई थी और ज्यादातर टैक्स का बोझ कॉम्पेंसेशन सेस पर डाल दिया गया था। तो अब सेस खत्म हो रहा है, तो उस वैक्यूम को भरना होगा। बिल्कुल। तो सरकार इस बिल के जरिए सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन करके बेसिक एक्साइज ड्यूटी को वापस बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, ताकि टैक्स का कुल बोझ, टोटल टैक्स इंसिडेंस पहले जैसा ही बना रहे। कितना ज्यादा? कोई उदाहरण दे सकते? बिल्कुल। जैसे 75 mm से लंबी फिल्टर सिगरेट्स पर ड्यूटी, जो अभी सिर्फ 735 रुपए पर 1000 स्टिक्स थी, हाँ, उसे बढ़ाकर सीधे 11,000 रुपीस पर 1000 स्टिक्स किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब आते हैं मेंस के लिए सबसे जरूरी सवाल पर। विपक्ष इस पर क्यों आपत्ति जता रहा है? ये फिस्कल फेडरलिज्म वाली बहस क्या है? यहाँ पर हमें दो शब्दों का अंतर बहुत साफ साफ समझना होगा, एक्साइज ड्यूटी और सेस। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी से जो भी राजस्व आता है वो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा होता है। इसका मतलब उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से इस पूल का 41% हिस्सा राज्यों को मिलता है। मतलब एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई में राज्यों का हिस्सा होता है। हाँ, और सेस का पैसा? सेस का सारा पैसा 100% सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता है। संविधान का आर्टिकल 270 इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 270? जी, आर्टिकल 270 ये साफ कहता है कि किसी विशेष उद्देश्य, स्पेशल पर्पस के लिए लगाए गए सेस का राजस्व डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होगा और इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। ओहो, तो अब मुझे पूरी तस्वीर साफ हुई। मतलब ये सिर्फ टैक्स का हेरफेर नहीं है, ये केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे के शक्ति संतुलन को बदलने वाला एक बड़ा कदम है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। विपक्ष का यही तर्क है। वो कह रहे हैं कि सरकार जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, जो राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए था, उसकी जगह एक नया सेस लाकर सिन गुड्स से होने वाली हजारों करोड़ की सारी कमाई को केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज कर रही है। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता, फिस्कल ऑटोनॉमी कम हो रही है और वे वित्तीय रूप से केंद्र पर और ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये फिस्कल फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ है। और स्वास्थ्य के नजरिए से इस कदम को कैसे देखा जाए? स्वास्थ्य के नजरिए से ये एक बहुत अच्छा कदम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सिफारिश है कि टोबैको प्रोडक्ट्स की रिटेल प्राइस का कम से कम 75% हिस्सा टैक्स होना चाहिए, ताकि लोग इसे खरीदने से हतोत्साहित हों। जी, ये कदम हमें उस लक्ष्य के करीब ले जाता है। और एक और टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ सरकार स्पेसिफिक ड्यूटी का इस्तेमाल कर रही है, एड वैलोरम ड्यूटी का नहीं। स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी में क्या फर्क है? स्पेसिफिक ड्यूटी मात्रा पर लगती है, जैसे प्रति 1000 सिगरेट पर इतने रुपए। एड वैलोरम ड्यूटी चीज की कीमत पर लगती है, जैसे कीमत का 50%। अच्छा। टोबैको कंपनियां अक्सर एड वैलोरम ड्यूटी से बचने के लिए अपनी फैक्ट्री प्राइस कम दिखाती हैं, लेकिन स्पेसिफिक ड्यूटी में ये चालाकी नहीं चलती। इसलिए ये टैक्स कलेक्शन के लिहाज से ज्यादा स्थिर और प्रभावी मानी जाती है। कमाल है।
एक टैक्स बिल में पॉलिटी, इकोनॉमी, हेल्थ और कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब पर्यावरण की बात करते हैं, जहां एक नहीं बल्कि 2 बड़े संकट एक साथ दस्तक दे रहे हैं। जी, एक तरफ अरावली पहाड़ों को खनन के लिए खोलने की तैयारी है। और दूसरी तरफ दिल्ली के भूजल में खतरनाक यूरेनियम मिला है। द हिंदू में सोनिया गांधी का एक संपादकीय आया है जो इन दोनों मुद्दों को अ टेल ऑफ टू क्राइसिस यानी 2 संकटों की एक कहानी के तौर पर देखता है। और ये सिर्फ 2 अलग-अलग खबरें नहीं हैं, ये एक ही गहरी समस्या के 2 लक्षण हैं। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट और गवर्नेंस के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। पहले अरावली विवाद को समझते हैं। ये पहाड़ों की ऊंचाई को लेकर क्या नया नियम आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मोई एफसीसी की एक सिफारिश को मंजूरी दे दी है। इस सिफारिश के मुताबिक अब से अरावली रेंज में किसी भी भू आकृति को पहाड़ी या हिल तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई स्थानीय धरातल लोकल ग्राउंड लेवल से 100 मीटर 100 मीटर्स या उससे ज्यादा हो। सिर्फ 100 मीटर। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ये परिभाषा अरावली की पारिस्थितिक वास्तविकता को नजरअंदाज करती है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करोड़ों सालों के इरोजन के बाद इसका लगभग 90% हिस्सा अब कम ऊंचाई वाली चट्टानों, स्क्रब फॉरेस्ट्स और छोटी-मोटी भूवैज्ञानिक संरचनाओं से बना है, जो इस 100 मीटर की शर्त को पूरा नहीं करते। एग्जैक्टली। और जो पहाड़ नहीं है उसे खनन, माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए आसानी से खोला जा सकता है। इसीलिए संपादकीय में इस अधिसूचना को अरावली के लिए एक डेथ वारंट यानी मौत का फरमान कहा गया है। लेकिन अरावली का इतना महत्व क्यों है? ये सिर्फ कुछ पहाड़ी तो है। नहीं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। अरावली एक हरी दीवार, अ ग्रीन वॉल है, जो थार रेगिस्तान के विस्तार को पूर्व की ओर यानी दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। और ये एक वाइटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन भी है। बिल्कुल, बारिश का पानी इन्हीं पहाड़ों की दरारों से रिस कर जमीन के नीचे जाता है और हमारे एक्वाफर्स को भरता है। अगर इसे नष्ट किया गया तो एनसीआर में धूल भरी आंधियां और पानी का संकट दोनों भयावह स्तर पर बढ़ जाएंगे। और इसी से जुड़ी दूसरी खबर है दिल्ली के पानी में यूरेनियम मिलने की। ये कितना गंभीर है? ये बहुत गंभीर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGW की ताज़ा 2025 की रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक दिल्ली के 13 से 15% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में यूरेनियम की मात्रा WHO और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS द्वारा तय की गई सुरक्षित सीमा से ज्यादा पाई गई है। और वो सीमा क्या है? ये सीमा है 30 पार्ट्स पर बिलियन यानी 30 ppb। इसे याद रखिएगा, 30 ppb, 30 पार्ट्स पर बिलियन। 13-15% तो बहुत ज्यादा है। और क्या ये समस्या सिर्फ दिल्ली में है? नहीं, दिल्ली तो फिर भी बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 62.5% और हरियाणा में 23.75% सैंपल्स में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा है। ये एक रीजनल क्राइसिस है। और यूरेनियम से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? ये तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम एक भारी धातु है और रेडियो एक्टिव भी। इसके लंबे समय तक संपर्क में आने से किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है। ये नेफ्रोटॉक्सिक है और इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। ओह, रिपोर्ट में सिर्फ यूरेनियम ही नहीं बल्कि नाइट्रेट, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड और लवणता, सैलिनिटी के उच्च स्तर का भी जिक्र है। तो मेंस के लिए इन दोनों घटनाओं को कैसे जोड़ा जाए? अरावली में खनन और पानी में यूरेनियम का क्या सीधा संबंध है? यही इस संपादकीय का सार है। ये 2 अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं बल्कि कॉज एंड इफेक्ट हैं। एक वैज्ञानिक लिंक है। जब आप खनन के लिए पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाते हैं तो आप जमीन के नीचे की चट्टानी संरचनाओं को तोड़ देते हैं और जलभृतों, एक्विफर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे चट्टानों में प्राकृतिक रूप से मौजूद यूरेनियम जैसे रेडियोन्यूक्लाइड्स पानी में घुल जाते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को जहरीला बना देते हैं। बिल्कुल, ये शासन की विफलता, गवर्नेंस फेलियर को भी दिखाता है। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन जैसे कि 100 मीटर का नियम को पारिस्थितिक अखंडता, इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी पर तरजीह दी जा रही है। इसके साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जैसी संस्थाओं को कमजोर करना और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 2023 का संशोधन, ये सब मिलकर इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। जी, आगे का रास्ता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित एक न्यू डील फॉर द एनवायरनमेंट में है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर ऐसी विनाशकारी नीतियों को रोकें।
अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं, जहां भारत दो अलग-अलग छोरों पर इंडियन ओशन और आर्कटिक में बड़े स्ट्रेटेजिक मूव्स के साथ चर्चा में है। बिल्कुल, ये दोनों डेवलपमेंट्स भारत की विदेश नीति की बढ़ती महत्वाकांक्षा और बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले बात करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC की। ये हिंद महासागर में हो रहा है। इसमें नया क्या है? 20 नवंबर 2025 को भारत में इसकी 7वीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA लेवल की बैठक हुई। इसमें 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, इसका विस्तार हुआ है। सेशेल्स अब औपचारिक रूप से इसका 6ठा पूर्ण सदस्य बन गया है। तो अब सदस्य हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और अब सेशेल्स। जी। और दूसरा, इस बैठक में मलेशिया ने एक अतिथि भागीदार, गेस्ट पार्टिसिपेंट के रूप में हिस्सा लिया, जो इस समूह के भविष्य में इंडो पैसिफिक तक विस्तार का एक बड़ा संकेत है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? क्या इसे हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब के तौर पर देखा जाना चाहिए? निश्चित रूप से। CSC को हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन IOR में चीन के बढ़ते स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट के जवाब के रूप में ही देखा जाता है। भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन भारत के सामने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है। वो चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि श्रीलंका और मालदीव जैसे CSC के सदस्य देशों के चीन के साथ गहरे आर्थिक और ढांचागत संबंध हैं। वे चीन को नाराज नहीं कर सकते। इसलिए भारत को CSC का एजेंडा बहुत समझदारी से चलाना होगा। मतलब इसे एक एंटी चाइना मिलिट्री अलायंस के तौर पर पेश करने की बजाय हाँ, इसे समुद्री डकैती, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी और HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे साझा खतरों से निपटने वाले एक कोऑपरेटिव फोरम के रूप में स्थापित करना होगा। ये क्वाड से कैसे अलग है? क्वाड अभी भी मुख्य रूप से एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग फोरम है, यानी एक संवाद मंच है, जबकि CSES ज्यादा ऑपरेशनल होता जा रहा है। इसका एक स्थायी सेक्रेटेरिएट भी कोलंबो में स्थापित किया गया है। ये ज्यादा कॉन्क्रीट और एक्शन ओरिएंटेड है। अब हिंद महासागर की गर्मी से सीधे आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में चलते हैं। रूस ने आरीलोस की पुष्टि की है। ये आरीलोस क्या है? आरीलोस का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले आई है। आरीलोस एक प्रशासनिक समझौता है, कोई सैन्य गठबंधन नहीं। तो ये बस सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है? जी, ईंधन भरने, मरम्मत और रसद सहायता, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, पोर्ट्स और एयर बेसिस का उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन भारत के तो ऐसे समझौते अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कई देशों के साथ पहले से हैं, तो रूस के साथ इस समझौते में इतना खास क्या है? इसमें सबसे अनोखा और रणनीतिक पहलू है आर्कटिक आयाम, द आर्कटिक डायमेंशन। ये किसी और लॉजिस्टिक समझौते में नहीं है। RELOS भारतीय नौसेना को आर्कटिक महासागर में रूस के बंदरगाहों और ठिकानों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। और आर्कटिक का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से नए शिपिंग मार्ग खुल रहे हैं, जैसे नॉर्दर्न सी रूट, जो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को काफी कम कर देता है। साथ ही वहां तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं। तो ये भारत और रूस दोनों के लिए एक विन विन स्थिति है। हाँ, रूस के लिए ये दिखाता है कि वो यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी एशियाई साझेदारी को सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रखना चाहता, और भारत के लिए ये डबल बेनिफिट है। एक तरफ ये अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी को संतुलित करता है और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता को मजबूत करता है, और दूसरी तरफ यह भारत को हाई नॉर्थ यानी आर्कटिक में एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड देता है, जहां भविष्य की जियोपॉलिटिक्स लिखी जानी है। चलिए अब सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मनाया गया। इस मौके पर भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर जोर दिया गया। हाँ, ये सोशल जस्टिस जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस साल की थीम थी फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। इस दिन की मुख्य बातें क्या रहीं? राष्ट्रपति के भाषण में क्या खास था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को नेशनल अवार्ड्स फॉर पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रदान किए।
अपने भाषण में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण अब कल्याणदान, वेलफेयर चैरिटी आधारित मॉडल से बदलकर अधिकार और सम्मान, राइट्स एंड डिग्निटी आधारित मॉडल की ओर हो गया है। इन दोनों मॉडल्स में क्या फर्क है? चैरिटी मॉडल विकलांग व्यक्ति को एक बेचारा, दया का पात्र मानता है जिसे मदद की जरूरत है, जबकि राइट्स बेस्ड मॉडल, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016 की भी भावना है, ये मानता है कि सम्मान के साथ जीना, शिक्षा पाना, रोजगार पाना, ये सब विकलांग व्यक्ति का अधिकार है, कोई एहसान नहीं। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। सरकार के कौन सी ठोस पहलों पर जोर दिया गया? सबसे ज्यादा जोर यूनिक डिसेबिलिटी आईडी UDID प्रोजेक्ट पर दिया गया। ये एक देश एक पहचान पत्र जैसा है PWDs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। इसका फायदा ये है कि ये एक नेशनल डेटाबेस बनाता है और विकलांग व्यक्तियों को देश के किसी भी कोने में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बार बार वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ता। और खेलों में प्रोत्साहन की भी बात हुई? जी, ग्वालियर जैसे शहरों में विशेष खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं और इसी का नतीजा है कि पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसने काफी विवाद खड़ा किया। क्या सरकार फोन में एक जासूसी ऐप डाल रही है? संचार साथी ऐप को लेकर यही बहस छिड़ी थी, जिस पर अब सरकार ने सफाई दी है। ये मामला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राइट टू प्राइवेसी के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट के पुत्तास्वामी जजमेंट 2017 के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विवाद शुरू कैसे हुआ था? क्या खबर आई थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वे अपने फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके बेचें। इसके बाद आलोचकों ने इसे स्पाईवेयर या एक निगरानी का उपकरण कहना शुरू कर दिया। जी, जिससे लोगों की निजता को खतरा हो सकता है। तो सरकार ने इस पे क्या सफाई दी है? क्या ये ऐप अनिवार्य है? सरकार ने 3 दिसंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति PIB रिलीज जारी करके स्थिति साफ की। उन्होंने 2 टूक कहा कि ये ऐप अनिवार्य नहीं है। निर्माताओं को इसे इंस्टॉल करने के लिए प्रोत्साहित जरूर किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और सबसे जरूरी बात, उपयोगकर्ता के पास इसे अनइंस्टॉल या डिलीट करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। और ये ऐप असल में काम क्या करता है? सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार ये नागरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया एक यूटिलिटी टूल है। इसके 2 मुख्य मॉड्यूल हैं। पहला है CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसे आप अपना खोया या चोरी हुआ फोन IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसका कोई दुरुपयोग न कर सके। और दूसरा है TAFCOP टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आईडी पर देश में कितने सिम कार्ड्स चल रहे हैं और किसी भी अनधिकृत कनेक्शन को आप वहीं से बंद करवा सकते हैं। मतलब ये बहस प्राइवेसी बाय डिजाइन के सिद्धांत के महत्व को दर्शाती है कि कोई भी सरकारी ऐप बनाते समय निजता की सुरक्षा को सबसे पहले रखना चाहिए। बिल्कुल। पुट्टास्वामी जजमेंट के 3 टेस्ट हैं, लेजिटिमेसी, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी। सरकार को यह साबित करना होता है कि नागरिकों के डेटा में कोई भी दखलंदाजी इन तीनों पैमानों पर खरी उतरती है। अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय हस्तक्षेप किया है। मामला क्या है? यह एक बहुत ही मार्मिक मामला है। एक गर्भवती महिला सोनाली खातून और उसके बच्चे को अवैध अप्रवासी मानकर सरकार ने बांग्लादेश निर्वासित डिपोर्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और सरकार से मानवीय आधार पर महिला को उसकी डिलीवरी और चिकित्सा देखभाल के लिए भारत में फिर से प्रवेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। तो क्या ये एक नया कानूनी सिद्धांत बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में साफ किया कि ये एक वन ऑफ मामला है और इसे फॉरेनर्स एक्ट 1946 को बाईपास करने के लिए एक मिसाल, प्रेसिडेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये मामला संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के महत्व को जरूर दर्शाता है। हाँ, जो सिर्फ नागरिकों को ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर मौजूद हर व्यक्ति पर लागू होता है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका कैसे कानून और मानवता के बीच संतुलन बनाती है। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। जी, चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत तुरंत मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया।
इसमें क्या क्या भेजा गया है? इसके तहत IAF का C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा है और नौसेना के INS विक्रांत और INS उदयगिरी जहाज भी सहायता के लिए भेजे गए हैं। भारत ने एक मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल और 70 से अधिक चिकित्सा कर्मी भी भेजे हैं। यह ऑपरेशन भारत की HADR क्षमता का एक और शानदार प्रदर्शन है। चलिए, आज की लंबी और गहरी चर्चा के बाद अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स को तेजी से रिवाइज करते हैं। मैं टर्म बोलूंगी और आप उसका कॉन्टेक्स्ट बताइए। जरूर, लेट्स डू अ रैपिड फायर। RELOS। इंडिया रशिया समझौता, पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये सैन्य ठिकानों तक आपसी पहुंच की अनुमति देता है और आर्कटिक में भारतीय नौसेना की पहुंच के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल आइडिया, एक अंतर सरकारी संगठन। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है। भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा। खास बात यह है कि भारत इसका एक संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर है। संचार साथी, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT का पोर्टल और ऐप है। इसके दो मुख्य फीचर हैं, CEIR खोए हुए फोन के लिए और टैफकॉप आपकी ID पर जारी सिम की जानकारी के लिए। हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार यह स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने की असाधारण शक्ति। इसका इस्तेमाल हाल ही में डिजिटल अरेस्ट घोटाले की CBI जांच का आदेश देने के लिए किया गया है। यूरेनियम लिमिट, WHO और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के अनुसार पीने के पानी में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा 30 ppb पार्ट्स पर बिलियन है। आर्टिकल 270, ये संविधान का अनुच्छेद करों के वितरण से संबंधित है। ये सेस को डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से बाहर रखता है, जिसका मतलब है कि सेस का 100% पैसा केंद्र सरकार के पास रहता है। दिव्यांगजन, यह पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए हिंदी शब्द है जो 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह एक बीमारी है जो पानी में नाइट्रेट की अधिकता 45 mgl से ज्यादा से होती है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, हिंद महासागर क्षेत्र का एक सुरक्षा समूह। सदस्य इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश और नया छठा सदस्य है सेशेल्स। DSPE एक्ट 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। CBI इसी कानून के तहत अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। इसका सेक्शन 6 राज्य की सहमति को अनिवार्य बनाता है। साइक्लोन डिथवा, हाल ही में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसने श्रीलंका और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया। स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वलोरियम ड्यूटी, टैक्स लगाने के दो तरीके। स्पेसिफिक ड्यूटी मात्रा पर आधारित कर है, एड वैलोरियम ड्यूटी मूल्य पर आधारित कर है। बहुत बढ़िया। अब आज की चर्चा के आधार पर मेंस के लिए 2 अभ्यास प्रश्न, इन्हें लिखने का प्रयास जरूर करें। पहला प्रश्न GS पेपर 2 के लिए है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 एक अलग युग के लिए बनाया गया था। राज्य की सहमति की आवश्यकता हालांकि एक संघीय सुरक्षा उपाय है, लेकिन ये सीमाहीन डिजिटल अपराधों की जांच में तेजी से बाधा डाल रही है। डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें, क्या भारत को एक संघीय अपराध कानून फेडरल क्राइम स्टैट्यूट की ओर बढ़ना चाहिए? 250 वर्ड्स। और दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 से, प्रशासनिक सरलीकरण अक्सर पारिस्थितिकी अनिवार्यताओं से टकराता है। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और वन संरक्षण में विधायी परिवर्तनों से संबंधित हालिया विवादों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये नीतिवत बदलाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जल सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं? 250 वर्ड्स। और अब आज की लर्निंग को टेस्ट करने का समय। 5 सवाल ध्यान से सुनिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1. यह पान मसाला बनाने के लिए स्थापित मशीनों पर कैपेसिटी बेस्ड लेवी का प्रस्ताव करता है। 2. इस उपकर यानी सेस से प्राप्त आय राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले करों के विभाज्य पूल यानी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का हिस्सा है। 3. इसका उद्देश्य GST क्षतिपूर्ति उपकर यानी GST कॉम्पेंसेशन सेस की समाप्ति के कारण हुए राजस्व के नुकसान को प्रतिस्थापित करना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 1 और 3, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3। थोड़ा सोचिए,
इसका सही उत्तर है बी 1 और 3 केवल। बिल्कुल सही। स्पष्टीकरण यह है कि यह सेस कैपेसिटी बेस्ड है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। आर्टिकल 270 के तहत सेस इज डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है और यह जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस की जगह ही लाया जा रहा है, तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। दूसरा सवाल, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC में शामिल होने वाला नवीनतम पूर्ण सदस्य कौन सा देश है? ए मलेशिया, बी सेशल्स, सी म्यांमार, डी थाईलैंड। इसका उत्तर है बी सेशल्स। मलेशिया ने एक अतिथि के रूप में भाग लिया था, लेकिन सेशल्स अब छठा पूर्ण सदस्य बन गया है। तीसरा सवाल, CBI के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। 1. यह CBI अधिनियम 1983 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए CBI को आदेश दे सकता है। 3. किसी राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से CBI को वापसी से पहले दर्ज मामलों की जांच करने से भी रोक दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। इसका स्पष्टीकरण थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश है। जरूर। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि सीबीआई का अपना कोई एक्ट नहीं है। ये डीएसपीए एक्ट 1946 के तहत काम करती है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, जैसा हमने आज डिजिटल अरेस्ट मामले में देखा। और स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि जनरल कॉन्सेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मतलब ये फैसला भविष्य के मामलों पर लागू होता है, पुराने चल रहे मामलों की जांच सीबीआई जारी रख सकती है। चौथा सवाल, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट RELOS जो हाल ही में खबरों में था, भारत और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी फ्रांस, सी रूस, डी जापान। इसका सीधा जवाब है सी रूस। यूएस के साथ समझौते का नाम लेमोआ है, रिलेओस रूस के साथ है। और आखिरी सवाल, CGW रिपोर्ट 2025 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भूजल में कौन सा संदूषक कंटेमिनेंट WHO 20 द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया? ए आर्सेनिक, बी यूरेनियम, सी मर्क्यूरी, डी लीड। सही उत्तर है बी यूरेनियम। रिपोर्ट में दिल्ली के 13-15% सैंपल्स में यूरेनियम की मात्रा 30 ppb की सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई। तो ये थीं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें और उनका विस्तृत विश्लेषण। आज के की टेकअवेज हैं पॉलिटी में आर्टिकल 142 और DPSC एक्ट का सेक्शन 6, इकोनॉमी में आर्टिकल 270 के तहत सेस और टैक्स का अंतर, एनवायरनमेंट में अरावली की 100 मीटर की परिभाषा और भूजल में यूरेनियम की 30 ppb की सीमा, और IR में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नए सदस्य सेशल्स और भारत रूस का RELOS समझौता, जिसका आर्कटिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो। 299 रुपए की मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।